हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बच्चों, इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और बताया गया था बच्चों कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी हो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो चार्ज है Q अपान में आर स्क्वायर होता है। अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो इससे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर बच्चों, अगर ये चार्ज कोई पॉइंट ना हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो या किसी स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस पूरे सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इन सब जो भी ये फिगर्स हैं इनकी वजह से अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो उससे पहले आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप जैसे ये लीनियर ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये स्क्वायर है, ये आपका स्फीयर है और ये आपका लीनियर ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है मान लीजिए। बच्चों, यहां पे देखिए, ये एक रॉड है, इसके 3 इक्वल पार्ट किए गए हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। इसके तीनों इक्वल पार्ट में जो नंबर ऑफ चार्जेज है वो सेम है। यहां पे देखिए 3 पॉजिटिव चार्जेज, यहां पे 3 पॉजिटिव चार्जेज, यहां पे 3 पॉजिटिव चार्जेज। बच्चों, हम यहां पे पॉजिटिव लिए हैं, अगर चाहे आप तो नेगेटिव भी रख सकते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चों, अगर इसमें देखें तो इस रॉड के भी 3 इक्वल पार्ट किए गए हैं और इस पहले पार्ट में केवल सिंगल चार्ज है, इसमें 2 चार्जेज है, इसमें कितने चार्जेज है? 4 चार्जेज है। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ चार्जेज पर यूनिट लेंथ है वो क्या है? सेम है। देखिए, इस इतने लेंथ में जितना 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ चार्जेज पर यूनिट लेंथ सेम नहीं है। तो हम इसको कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है। इस केस में ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं है। वैसे ही बच्चों, ये लीनियर ऑब्जेक्ट था, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। आप देखिए कि ये एक स्क्वायर है, इसके इक्वल पार्ट किए गए हैं और सारे इक्वल पार्ट में जो नंबर ऑफ चार्जेज है 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, तो ये इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और इसको कहेंगे ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहां पे इसमें 2 है तो इसमें 3 है, तो इसमें मतलब कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है बच्चों। वैसे ही अगर कोई स्फीयर है तो देखिए, स्फीयर के 4 पार्ट किए गए हैं, चारों पार्ट में आप देखिए 5 चार्जेज है। इसमें बनाया गया बस आपको समझाने के लिए कि इक्वल जो वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ चार्जेज जो है वो क्या है? सेम है। तो दिस इज द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बस दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि व्हाट इज द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इन फिगर्स के आधार पर, ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ये है, और ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए बच्चों, हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। If the number of charges per unit length, per unit surface area, per unit volume is same, then this type of charge distribution is called continuous charge distribution. तो बच्चों, आप चाहें तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। If the number of charges per unit length, per unit surface area, per unit volume is same, पर यूनिट लेंथ, इसमें पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ चार्जेस क्या है? सेम है। इसमें पर यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्जेस की संख्या है वो क्या है? सेम है। इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्जेस की संख्या है बच्चों वो सेम है। तो अगर इस प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के साथ ही जब बच्चों अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पे हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं, इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? तो
If the number of charges per unit length is same, then this type of charge distribution is called what? Linear charge distribution. अगर आपका किसी सरफेस पे अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर किसी वॉल्यूम में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्जेस की संख्या अगर क्या हो, सेम हो, तो आप कह सकते हैं कि वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो बच्चों ये आप लोग समझ गए होंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. किसी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज सेम नंबर में हो, पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर किसी कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो तो उसको क्या कहेंगे हम, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या कहेंगे, हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. बच्चों ये तो केवल डेफिनेशन की बात थी. अब जो मैं बात बताऊंगा वो आगे आने वाले टॉपिक्स में इसका यूज करना है, इसलिए इन सारी चीजों को आप देखेंगे. अगर बच्चों कहीं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, कहीं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, तो वहां पे हमें किस प्रकार से चार्ज डेंसिटी निकालेंगे. अगर कोई 2 डायमेंशनल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहां पे कैसे हम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे. कहीं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वहां पे चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है बच्चों. नॉर्मल मास डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो मास डेंसिटी क्या होता है, आप लोगों को पता होगा बच्चों. मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो चार्ज डेंसिटी, अब जो चार्ज डेंसिटी होगा वो 3 तरह का होगा. एक इसके वजह से लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा. जी, अगर चार्जेस किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वहां पे जो हम डेंसिटी चार्जेस का निकालेंगे उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे. अगर मान लीजिए कि चार्जेस किसी 2 डायमेंशनल सरफेस पे, किसी सरफेस एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कैसी चार्ज डेंसिटी आएगी बच्चों, ये मास डेंसिटी का स्थान पे अब ये यहां चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. अगर किसी वॉल्यूम में अगर जो चार्जेज है वो कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे जो डेंसिटी आएगी वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी. तो बच्चों ये डेंसिटी पूछी जाती है और आप आगे आने वाले टॉपिक्स में इनका यूज भी है. तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले इस तरह के ऑब्जेक्ट में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसके बारे में. तो बच्चों अब इसी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी. फर्स्ट वन इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ चार्जेज per unit length is called linear charge density. linear charge density. बच्चों क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए हम यहां पे इस फिगर का यूज करेंगे बच्चों. जो कॉन्टिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे है वहां पे हम देखेंगे ये डिसकंटिन्यूअस था, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं. जो जिसमें कॉन्टिन्यूअस है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी लीनियर की बात पढ़ रहे हैं तो कभी अभी केवल इसकी बात होगी. ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस पे बात करेंगे. सपोज कीजिए बच्चों कि इस पूरे इस जो रॉड है इसका लेंथ यल है और इस पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, क्यू है. तो ये कहा जा रहा है कि यल लेंथ पर नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, क्यू है. तो यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ चार्ज हो जाएंगे बच्चों. अगर 5 रुपीज में आपको 10 टॉफीज मिलती है, 10 मान लीजिए कि 10 टॉफीज आप लेकर आते हैं तो 1 रुपीज में कितना लेकर आएंगे, 10/5 मतलब कि 2 टॉफीज आपको मिलेगी. कैसे डिवाइड कर दिया आपने, 1 रुपीज के लिए जितना यहाँ था उसे डिवाइड कर दिया. तो यल लेंथ में क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, Q/L. तो जो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, Q/L हो जाएंगे. तो इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, Q/L हो जाएगा. ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी. ये तो हम मैक्रोस्कोपिक देख लिए बच्चों कि अगर यल लेंथ है इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है. तो इस केस में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू Q/L लिख दिया और इसकी जो यूनिट हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की, ये चार्ज है तो कूलॉम पर मीटर हो जाएगा. बच्चों अगर इसी मान लीजिए कि यही वायर है और इसका एक छोटा सा
बहुत तुच्छ मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा ले लें, मान लीजिए इसका छोटा सा हिस्सा ये ले लिया गया, और ये इसमें जो इसका जो लेंथ है वो कितना है, dl है, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है बच्चों, dq है। मान लीजिए कि इसमें जो चार्ज है वो dq है और लेंथ कितना है, dl है। तो बच्चों यहां पे अगर यही बात कहा जाए तो आप क्या कर देंगे, dl लेंथ में कितना चार्ज, dq चार्ज, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, तो dq अपॉन dl चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसको भी हम क्या कह लेंगे कि ये भी लीनियर चार्ज डेंसिटी ही है, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ चार्जेस की संख्या ये क्या कर रहा है, बता रहा है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, इस यहां से एक बार और लिख सकते हैं कि यही जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक लिखें तो dq अपान क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। तो आपको अधिकतर जगह इसी फॉर्मूले का यूज करना है, आपको छोटा सा हिस्सा लेना है और उसमें कितना चार्ज है उसकी वजह से कहीं किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे, और उसके बाद से पूरा इंटीग्रेट करके आप पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो बच्चों ये आपने यहां पे लिखा। अब आप अगर पूछा जाए कि यहां से आप बताइए dq चार्ज, अगर dq कहीं पूछा जाए कि dq चार्ज कितना होगा, तो dq लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू dl से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा dl भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं dq चार्ज को लिखना हो तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना उतने लेंथ में जितने नंबर ऑफ चार्जेज है वो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। इसके साथ ही अब बच्चों आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ऐसा ही हम क्यों अभी बताया ना कि अगर कोई सिंगल चार्ज q है और इससे r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट p है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता है इक्वल टू k q अपान में r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेकिन अगर इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी सिस्टम पर, तब किसी स्थान पर अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मान लीजिए इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे सिस्टम से, तो हम डायरेक्टली सारे चार्जेस से एक बार यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमें सपोज करना पड़ेगा, मान लीजिए कि ये dl लेंथ लिया हमने, कितना लेंथ लिया इसका, dl लेंथ लिया, और इसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेज है, dq है। तो इस dq चार्ज से यहां r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस r डिस्टेंस पे अगर लिखना हो तो बच्चों इस dq लेंथ से इस पॉइंट पे जो p है इस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, dq लेंथ, पूरा लेंथ से d हो जाए, पूरा लेंथ से e हो जाता, लेकिन केवल dq लेंथ है, छोटा सा लेंथ लिए हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुई होगी वो क्या होगी, छोटी सी होगी, कम ही होगी, तो de लिखेंगे। तो यहां dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बच्चों, अगर उसको लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl कितना हो जाएगा बच्चों, de इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, de इक्वल्स टू आप क्या फॉर्मूला होता है, अभी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम k भी लिखते हैं, और q अपान में r स्क्वायर। इसके पीछे वाले टॉपिक में इसको क्या किया गया है, इसका डेरिवेशन बताया गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई यहां पे कोई चार्ज q है और r डिस्टेंस पे आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर आप क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड q है तो q बाई r स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके पहले लगा होता है। अगर इसी फार्मूले का यूज किया जाए बच्चों तो यहां पे d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे चार्ज कितना है, अब इस लेंथ में देखिए तो इस dl लेंथ में कितना चार्ज है, dq चार्ज है, तो dq अपान में कितना हो जाएगा, dq अपान में r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या हुआ बच्चों कि इस dq या dl लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अगर इस पूरे रॉड की वजह से अगर हम निकालना चाहें, अगर मान लीजिए कि उस पूरे रॉड के लिए अगर हम निकालना चाहें, अभी इसको बना दिया जाएगा, तो यहां पे मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर पूरे रॉड की वजह से अगर वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, जैसे dl लिया यहां पर भी dl लेंगे, फिर de निकालेंगे, यहां पर dl लेंगे, फिर de निकालेंगे, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फिजिक्स में ऐड करने का काम कौन करता है, आपका इंटीग्रेशन करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू होल रॉड, संपूर्ण रॉड की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पे बच्चों, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये E हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, dq अपान में
आर स्क्वायर। अगर इसी को थोड़ा ठीक से लिखा जाए और भी बढ़िया तरीके से, इसमें डीएल लाना चाहे इसका लेंथ, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, चाहे तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए वहीं पर लिख दिया गया। डी क्यू का वैल्यू क्या होता है बच्चों, यहां डी क्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना होता है डी क्यू की वैल्यू, लैम्डा डीएल। इसी फॉर्मूले से आया डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल। तो आप चाहें तो यहां पे इस लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करके यहां पे आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बच्चों आपको लैम्डा डीआर रहेगा इसका और लेंथ पता ही रहेगा। आप चाहे तो इस पूरे लेंथ का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा लेंथ का इंटीग्रेशन कर देंगे। आप वेरी इजीली इस पूरे लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों अभी इसका मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा, पहले ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पहले इसको हम पढ़ लें। तो बच्चों ये रहा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसका यूनिट कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। इसको माइक्रोस्कोपिक लिखा जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल हो जाएगा। डी क्यू की वैल्यू ये, अगर ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसके डीएल लेंथ की वजह से किसी पॉइंट ई पर अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो डी इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला जो यहां पे यूज किया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस आप चाहे तो इसको के भी लिख सकते हैं शॉर्ट अगर करने के लिए, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया जो होता है। तो यहां पे अगर पूरे इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ई इक्वल टू इतना, और आप इसको कंटिन्यूअसली लिख दिए। बच्चों अब इसके बाद दो जो पढ़ना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बहुत इजी है, 2 मिनट में वो समाप्त हो जाएगा। अगर इसको आप समझ गए होंगे तो उसको भी समझ लेंगे। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका काम हो गया तो इसको भी मिटा दिया जाए। अब इससे देखा जाए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी था वैसे ही बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए डेफिनेशन, मैं लिखूंगा थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो बच्चों आप लिखिए, द नंबर ऑफ चार्जेज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। द नंबर ऑफ चार्जेज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप इसको लिख सकते हैं। और बच्चों इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये टोटल जो आपका ये आपका एक स्क्वायर है और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, ए है, और इस पे जो नंबर ऑफ चार्जेज है, सॉरी जिस पे जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेज है बच्चों वो कितना है, क्यू है। तो अगर आप लिखना है, मान लीजिए कि इस पे ए एरिया में नंबर ऑफ चार्जेज क्यू है, तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए। और यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ चार्ज है इसी को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, तो सॉरी सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू बाई ए। तो यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी मैक्रोस्कोपिक, अगर पूरा सरफेस ले लिए और पूरा इस पे चार्ज ले लिए तो चार्ज अपन टोटल सरफेस एरिया को हम क्या कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। इसको माइक्रोस्कोपिक भी लिख सकते हैं। मान लीजिए बच्चों इसका छोटा सा एक एरिया हमने ले लिया, मान लीजिए कि ये डीए एरिया लिया और डीए एरिया में जो चार्जेज हैं वो डी क्यू है। तो इस केस में आप लिख सकते हैं कि डीए एरिया में नंबर ऑफ चार्जेज कितने हैं, डी क्यू है। तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, तो डी क्यू अपॉन डी ये भी तो इसी को बता रहा है, यूनिट एरिया में नंबर ऑफ चार्जेज की संख्या, ये भी बताया, ये भी तो यूनिट एरिया में ही नंबर ऑफ चार्जेज की संख्या बता रहा है बच्चों। तो इसको भी हम लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक, हम सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन में डीए। और इसका यूनिट अगर यहां से लिखना चाहें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, ये कूलम्ब और पर मीटर स्क्वायर। और आप यहां से इस फॉर्मूले को अगर लिखना चाहें तो यहां से डी क्यू इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसका आगे यूज करना है तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डीए हो जाएगा। अभी इसका यूज करना आगे। अब बच्चों आपसे पूछा जाए, जरा ध्यान से यहां समझिएगा कि इस डीए एरिया की वजह से, इस डीए एरिया में जितने चार्जेज है इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे जिसका डिस्टेंस से आर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कितना हो जाएगा, डीई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस डीई को आप कितना लिख सकते हैं बच्चों, अभी जैसे इसके पहले लिखा गया क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी आपको बताया E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो अगर सिंगल चार्ज हो तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहां पे सिंगल चार्ज नहीं है, डी क्यू चार्ज है।
तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना हो जाएगा dq, और यहां पे आर स्क्वायर, तो ये dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा आपने। अब इस पूरे कंप्लीट, इस पे जितना भी ये जो सरफेस एरिया, इसकी वजह से यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टोटल कैसे लिख देंगे, ई टोटल 1/4 पाई, इंटीग्रेशन इसको लगा देंगे इधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जैसे इसके पीछे आपने dq को लैम्डा dl लिखा था, यहां पे dq क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा dA हो जाएगा, सिग्मा dA, और अपान में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में, वो ये हो जाएगा बच्चों, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल ऐसे ही होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे हम किसको पढ़ लें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कोई 3 डायमेंशनल कोई फिगर बनाना पड़ेगा। तो बच्चों मान लीजिए कि आप, ये कोई स्फीयर है 3 डायमेंशनल, ये एक मेटालिक स्फीयर है, मान लीजिए इस पे चार्जेज है। आप अगर मेटालिक स्फीयर मानेंगे तो मेटल पे केवल चार्जेस सरफेस पे होते हैं। हम मान लीजिए कि ये इंसुलेटर वाला स्फीयर है जिसपे एकदम यूनिफॉर्म रूप से ये चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर बाहर सरफेस हर जगह, ये कोई इंसुलेटेड स्फीयर है। आप जानते हैं, याद रखिएगा कि जो कोई मेटालिक स्फीयर होता है उस पे जो चार्ज होता है, जब कोई भी मेटल होता है उस पे जो चार्जेस होते हैं वो कहां होते हैं, केवल उसके सरफेस पे होते हैं। ये बताया गया है पिछले वीडियो में, आप वहां पे समझाया गया था क्यों होते हैं। आप अगर नहीं समझते हैं तो वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों ये एक हमारा सपोज कीजिए कि स्फीयर है जिसपे चार्जेस कंटिन्यूअसली रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों इसका मान लीजिए कि इसका टोटल वॉल्यूम V है और इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो जैसे यहां पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखा था कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैसे ही यहां पे जो डेफिनेशन होगा, ये डेफिनेशन क्या होगा, बदलेगा, और ये हो जाएगा द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों कि द नंबर ऑफ चार्जेज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको लिख लीजिए, द नंबर ऑफ चार्जेज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक देखें तो Q अपान में क्या हो जाएगा, V। टोटल चार्ज कितना है, Q है, टोटल वॉल्यूम कितना है, V है। अगर बच्चों मान लीजिए कि इसका एक छोटा सा हम वॉल्यूम लेते हैं, ये छोटा सा, ये जो वॉल्यूम है वो सपोज कीजिए कि dV है, और इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, dQ है। तो बच्चों अगर इस केस में लिखना है तो dV वॉल्यूम में कितना चार्ज, dQ चार्ज, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, dQ अपान dV। तो इस सिग्मा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dQ अपान dV। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट हो जाएगी, चार्ज ये है तो इसकी यूनिट कूलॉम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहां पे जो हमने कूलॉम पर मीटर क्यूब लिखा है इसका ये यूनिट, अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहां पे भी हमें dq का वैल्यू लिखना है, तो dq इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे रो dv हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां dq है ना, वहां पे अब इस बार हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, रो dv लिखना पड़ेगा। अगर ये इस dq या इस dv एलिमेंट की वजह से इस कुछ r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p हो, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P हो, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मान लीजिए हमें निकालना है बच्चों, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इस dV एलिमेंट की वजह से, तो कितना होगा, dE होगा, कितना होगा, dE होगा। तो अब इस dE को हम यहां पे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, dE इक्वल्स टू जैसे अभी फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है, dQ है, तो dQ अपान में r स्क्वायर हो जाएगा। अब
यहां तो ये डीक्यू चार्ज की वजह से या डीवी क्षेत्र जितना भी डीवी इसका जो वॉल्यूम है उसकी वजह से यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। अगर टोटल के लिए लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हम दो साइड को क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो पूरे इस स्फीयर की वजह से उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, E इक्वल्स टू हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी डीक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से डीक्यू को आप क्या लिख सकते हैं, रो dv अपान में r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और ये कैसे निकाला जा सकता है, किस केस में निकाला जा सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया गया हो। तो बच्चों हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। अगर ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी। और तीनों को समझा, तीनों एक ही तरह से हैं। मुझे लगता है बच्चों आप इसको तैयार कर लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर एक एप्लीकेशन बताता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने इसको क्यों पढ़ा है। तो अभी हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हो तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इसको अब हम काउंट करेंगे। तो बच्चों चलिए उसको काउंट करते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। जो हमारा टॉपिक है बच्चों, एक ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जो पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से बच्चों। तो अभी हमने जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा उसका यूज इसमें करना है। कैसे यूज करना है आप इसको समझ लेंगे। जैसे यहां पे यूज किया जाएगा वैसे ही मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन कोई वायर है, उसकी वजह से कई इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप एक को समझेंगे तो सब समझ सकते हैं। तो बच्चों चलिए मान लीजिए यहां से इसका डिस्टेंस a है और ये जो आपका रिंग है उसका जो रेडियस है वो a है, और सपोज कीजिए कि यहां से इसका ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। कितना है, r है। आप अगर ये r मानते हैं, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री पे है, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे है, और ये आपका मान लीजिए कि ये इसका हाइट हो गया, ये इसका क्या हो गया, अगर ये ट्रायंगल देखा जाए PO और A, तो ये एक ट्रायंगल होगा, इसका हाइपोटेनस ये होगा। और आप पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर में 1/2 आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मान लीजिए कि ये r है, यहां से यहां तक का वो डिस्टेंस r है, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो अगर यहां से r लिखोगे तो आप ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इसके पावर में, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर में 1/2। तो यहां से ये डिस्टेंस आप इतना लिख सकते हैं। और इस डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे इस रिंग की वजह से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहां पे जैसा कि अभी हम बताया कि छोटा सा इसका एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए कि यहां पे इसका हम डीएल एलिमेंट ले लिए, मतलब कि इसका छोटा सा एलिमेंट लिए, और इसमें जो चार्ज है इस छोटे से एलिमेंट में वो कितना है बच्चों, DQ चार्ज है। कितना है, DQ चार्ज है। अब मैं कहूं बच्चों कि DQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो कितना होगा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DQ चार्जेस की वजह से, वो बच्चों कितना होगा, DE होगा। कितना होगा, DE होगा। तो इधर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए कि ये वैसे ही मान लीजिए कि इस अगर इसका हम कंपोनेंटाइज करें, इसको हम क्या करें, कंपोनेंटाइज करें इस DE का, मान लीजिए कि ये जो यहां से जो R आ रहा है इससे जो एंगल बना वो कितना बना, थीटा बना। ठीक है। अब बच्चों इस जो DE आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो DE है इसका अगर कंपोनेंटाइज करें तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा की तरफ आप जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर यहां पे है और ये मान लीजिए कोई A वेक्टर है, अगर ये किसी दूसरे एक एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इस केस में जो A का इधर की तरफ कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, A cos थीटा, और इस A का इधर की तरफ जिधर की तरफ
थीटा एंगल नहीं बना है उधर की तरफ ए साइन थीटा इसका कंपोनेंट हो जाता है। बच्चों जहां वेक्टर पढ़ाया गया है, मैंने पढ़ाया, वहां पे जाकर देख लीजिए। अगर इसको समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, जिधर थीटा एंगल बनता है उधर कंपोनेंट ए कॉस थीटा, जिधर नहीं थीटा एंगल बनता है उधर क्या हो जाता है, ए साइन थीटा। अगर इसका हम कंपोनेंटाइज करें तो इधर की तरफ इसका जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ बच्चों वो कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है, और इसके इस 90 डिग्री पर इधर की तरफ इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों वैसे जैसे यहां पे लिया गया एक एलिमेंट, वैसे ही एक यहां पे एलिमेंट ले, और इसके वजह से अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखना चाहें तो एक डीई इधर भी होगा और इसका भी इधर की तरफ कंपोनेंट कोई अलग नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर ये ए रेडियस है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पर भी इसका रेडियस कितना होगा, यही होगा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा। और यहां पे ये थीटा होगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ डी कॉस थीटा ही होगा, इधर की तरफ जो इसका कंपोनेंट होगा कितना होगा, डी कॉस थीटा होगा, और इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ इस वाले का, वो कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। आप देखिए बच्चों, जिस तरह से यहां पे एक पॉइंट लिया गया, अगर इसका सिमेट्रिकल 180 डिग्री पे एक पॉइंट लिया जाए तो इसके वजह से भी एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ टी साइन थीटा मिलेगा, और नीचे की तरफ तो ये वाला वेक्टर इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही जितने भी आप डीएक्स एलिमेंट इधर की तरफ लेंगे उतने ऐसे डीएक्स एलिमेंट मिलेंगे जिसकी वजह से सारे जो वर्टिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। सारे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, न्यूट्रलाइज। जैसे डीएक्स यहां लेंगे वैसे डीएक्स यहां मिलेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ही होना है। तो हर एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको क्या हो जाना है, न्यूट्रलाइज हो जाना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा बच्चों वो केवल और केवल किसके डायरेक्शन में बचेगा, इस हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में, इस एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। तो आपने समझा कि ये वर्टिकल वाले एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो बस ये समझाने के लिए, इस न्यूट्रलाइजेशन को दिखाने के लिए नीचे वाला मैंने ये बनाया था, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप समझ गए कि वर्टिकल वाले तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये हटा दिया गया, ये ऊपर वाला आपको यहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। बस आप बच्चों समझिए कि इस पॉइंट, इस डीएक्स एलिमेंट लिया गया है, और डीएक्स एलिमेंट की वजह से इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डीई है, और इसका इधर जो इस एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट है वो कितना है, डीई कॉस थीटा है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डी साइन थीटा। ये ऑलरेडी कर चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऊपर वाले से कट जाएगा, केवल हमें इस पर ही ध्यान देना है। तो बच्चों इस डीक्यू एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो डीई कॉस थीटा मिला, वो भी किधर की तरफ, इस एक्सिस की तरफ मिला। तो वैसे इस केवल डीक्यू एलिमेंट के इधर के वजह से इधर की तरफ है, लेकिन अगर सबके वजह से लिया जाएगा, इसके वजह से, इसके वजह से, सबके वजह से लिया जाएगा, तो ये जो बाकी के इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, न्यूट्रलाइज कर देंगे। केवल और केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किधर की तरफ बचेगा, इस एक्सिस के तरफ ही बचेगा। और कितना बचेगा, डीई कॉस थीटा। तो अब डीई कॉस थीटा को हम क्या करते जाएंगे, हर एक डीक्यू एलिमेंट के लिए हम डीई कॉस थीटा को ही क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो बच्चों अगर ये तो जो डीई कॉस थीटा है वो केवल इस डीक्यू एलिमेंट की वजह से है। अगर आपको टोटल, इसके वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इस पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये लिखा गया इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम बस उसी लाइन को लिखने जा रहे हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। चार्ज रिंग की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, E। और अभी निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया, क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये तो DQ के लिए DE cos थीटा है, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमने बताया, और यहां पे क्या लिख देंगे, DE cos थीटा हम लिख देंगे। बच्चों यहां पे हम DE cos थीटा लिख लेंगे। अब इस E को हम लिखेंगे। तो अब बताइए बच्चों, अभी जो आपको बताया गया, इस DE को हम क्या लिख सकते हैं, अभी जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया गया, तो इस DE क्या था, आप वहां पे लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे DE किसके वजह से है, DQ चार्ज की वजह से है, तो यहां DQ चार्ज लिख दीजिए,
अपान में क्या लिखोगे, कितना डिस्टेंस है यहां से इसका, तो आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर, आप इसको चाहे तो अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, ये जो आपका आया इसको आप अंडर रूट में भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो आपको आपका आर आया है। और जब इसका इसका स्क्वायर करोगे, इसका जब स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप चाहे तो यहां पे जो ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, इनटू ये तो डीई की वैल्यू हुई, और आगे में क्या है, कॉस थीटा है। इस कॉस थीटा को आप क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं। अब बच्चों इसमें इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, बच्चों इन ट्रायंगल ओ ए पी में आपको कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, आपका बेस होता है, और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। तो आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है इसका, एक्स है, अपान में हाइपोटेनस कितना है आपका बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 1/2। तो इस कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें अगर कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू को रहने दीजिए, अभी इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। डी क्यू अपान में क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में इसका पावर 1 होगा, और इंटू में ये क्या होगा, कॉस थीटा की जो वैल्यू आई बच्चों वो कितने आई, एक्स अपान में कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 1/2 आया। बच्चों अब देखिए इसमें डी क्यू का है, जो डी के साथ है उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन से अगर इसको इधर लेकर आया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चाहें तो स्टार्टिंग से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के रख सकते हैं कि थोड़ा लंबा ना हो, थोड़ा सा के लास्ट में इसकी वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। चलिए हम रखते ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसमें देखिए डी क्यू को अंदर रखना है, बाकी सबको बाहर लेकर आना है। तो आप देखिए ये एक्स हो जाएगा, और एक्स के बटे में देखिए ये जितना है उतना ही इसके अंदर है, और इसके पावर 1, दोनों का पावर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 3/2। आप जानते हैं 1 प्लस हाफ ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब बच्चों इसके साथ ही यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन बाकी है किसका, डी क्यू का। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है। अगर कहीं भी आपको पता है बच्चों डी क्यू का इंटीग्रेशन हो तो क्यू हो जाएगा, डी वी का हो तो वी हो जाएगा, जैसे डी टी का है तो टी हो जाता है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो आप इस डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो अगर इसको यहां पे लिखा जाएगा तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये अगर आप इस डी क्यू का इंटीग्रेशन करें तो डी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू, तो क्यू रख लीजिए, और ऑलरेडी एक यहाँ पे एक्स है तो ऊपर एक्स हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा, और बटे में अगर इसको लिखा जाए तो बटे में ही आएगा इसके नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 3/2 हो जाएगा बच्चों। तो आपने देखा कि ये अगर इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे अगर किसी पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, यही होगा। अब इसमें केस एक है बच्चों कि अगर ये केस लगा दिया जाए, केस ये है इफ अगर इस पॉइंट को यहां ना लेकर बिल्कुल इसके सेंटर पे ले लिया जाए, तो यहां ना लिया जाएगा तो इस केस में क्या होगा बच्चों, सेंटर पे ये जो एक्स की वैल्यू होगी, केस फर्स्ट मतलब कि केस एक ही है कि एट द सेंटर ऑफ रिंग ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एट द सेंटर ऑफ रिंग आपको निकालना है तो ई की वैल्यू वहां पे कितनी हो जाएगी, तो इस केस में x इक्वल टू 0, तो इसमें जब x 0 हो जाएगा तो x इसके मल्टीप्लीकेशन में कहीं बाकी कहीं अगर x हो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसके रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है इस केस में बच्चों। अगर इसके सेंटर पर आप निकालना चाहें तो किसी कोई चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है बच्चों,
जीरो हो जाता है। तो ये चार्ज रिंग के इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। अगर इससे कुछ पॉइंट दूरी पर ले रहे हैं तो आप यहां से जो भी डिस्टेंस है इस फॉर्मूले में रख के आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के द्वारा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है और आपने इसको निकाला। बच्चों आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, मैं और भी मेहनत से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।